नाजरीन आदाब। मैं हिलाल फरीद आज फिर अपने दोस्त मोहम्मद सईद खान साहब के साथ हाजिर हूँ। हमने मई में एक रिकॉर्डिंग की थी कोविड-19 के ऊपर, जिसमें हमने बरतानिया में और हिंदुस्तान में कोविड के हालात का मवाजना किया था। जैसा कि हम आपको पहली रिकॉर्डिंग में बता चुके हैं, मैं बरतानिया में मुकीम एक ऑर्थोपीडिक सर्जन हूँ और सईद खान साहब माहिर माशियात हैं और आजकल जद्दा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से तालीम दे रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हालांकि मैं कोविड के मरीज़ देखता हूँ, वो मरीज़ जिनको कि ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं कोविड का माहिर नहीं हूँ। इसलिए आने वाली गुफ्तगू में अगर कोई ऐसी चीज़ आपको सुनाई जिसके बारे में आपको कोई शुबा हो, तो आप अपनी लोकल गाइडलाइंस को फॉलो करिए और अपने लोकल जो माहिरीन हैं इस वबा के, उनसे राब्ता कायम कीजिए, क्योंकि हर इलाके की गाइडलाइंस जो हैं थोड़ी मुख्तलिफ हैं। इस डिस्क्लेमर के साथ मैं आज की गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ। एक बहुत ही अजीब व गरीब बात ये हुई है कि हमने मई में जब प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था और सईद साहब ने आपको बहुत अच्छी तरह से कोविड के माशी असरात के बारे में जानकारी दी थी, और हम ये समझ रहे थे कि ये खाली एक महज गुफ्तगू है और जिसका मकसद आप लोगों तक इत्तला पहुंचाना था, जो भी हम लोगों को इल्म था उस वक्त इस वबा के सिलसिले में उसका। हमें ये नहीं मालूम था उस वक्त कि सईद साहब खुद इस मरज के शिकार हो जाएंगे और इस तमाम सिम्टमेटोलॉजी जो होती है उससे गुजरेंगे, और ऐसा हुआ। हमें खुशी ये है कि आज वो सेहतयाब होके वापस आ गए हैं, और न सिर्फ सेहतयाब होके वापस आ गए हैं बल्कि अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करने को तैयार हो गए हैं। ये जाहिर है एक बहुत ही एजुकेटिव चीज होगी, क्योंकि जिसे कहते हैं कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आप जो हैं इस बीमारी के बारे में सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं सईद साहब को खुशामदीद कहता हूं और उनको इस बात की मुबारकबाद देता हूं और अपनी खुशी का इजहार करता हूं कि वो इस बीमारी पे फतेह पाकर हमारे साथ मौजूद हैं और हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। शुक्रिया सईद साहब। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जिन हालात से गुजरे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया डॉक्टर हिलाल फरीद। यकीनन ये एक इत्तेफाकी है कि हम लोगों ने इसके ऊपर एक गुफ्तगू की थी और उसके बाद मैं खुद ही शिकार हो गया। और मैंने पहले एक और इसी तरह के चैनल के लिए उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए थे जो दूसरी जगह पोस्ट किए गए थे, लेकिन वो प्योरली उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर था। इसकी शुरुआत यूं होती है कि अच्छा, मुझे तो वहमो गुमान में भी नहीं था मेरे कि मैं शिकार हो जाऊंगा, क्योंकि जो जो एहतियाती तदाबीर बताई जाती थी मैं उसको बिल्कुल, जिसको कहते हैं, रिलीजियसली फॉलो कर रहा था कि नहीं निकलना है घर से, या निकलना है बहुत ही ज़रूरी काम से, कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना है तो मास्क लगा के और ग्लव्स भी पहन लो और आते ही हाथ धो लो, और एवरीथिंग जो कुछ पॉसिबल थी वो सब कर रहा था मैं। फिर हुआ ये कि सम टाइम इन जुलाई, मेरे ख्याल से 10-12 के बाद की बात होगी, डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उस वक्त मेरा गला खराब हुआ सबसे पहले। तो ये मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी, सोर थ्रोट अक्सर हो जाता था। उसके साथ टेम्परेचर, ये भी कोई नई चीज नहीं थी कि गला खराब होता है उसके साथ थोड़ा बहुत बुखार होता है, और ये लो ग्रेड फीवर था। ये 2-3 दिन कंटिन्यू हुआ और मैंने पैरासीटामोल भी ली,
बुखार कभी भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, एक बार 100.1 तक पहुंचा, लेकिन लार्जली वो 99 के राउंड ही रहा। तो माइल्ड फीवर था, खांसी बढ़ती चली गई एक तरह से। अच्छा, मैंने कफ सिरप और पैरासीटामोल ये लेना शुरू कर दी थी। तो अभी मैं बिल्कुल ये नहीं सोच रहा था कि ये कोविड हो सकता है। और इसी तरह से डॉक्टर हिलाल फरीद चूंकि मेरे दोस्त भी हैं और इनसे तकरीबन रोजाना ही गुफ्तगू होती है फोन पे, तो इनसे मैं खुद को एजुकेट होने के लिए मैं पूछ ही रहा था कि अगर ये कोविड है तो इसको फॉर एग्जांपल सिचुएशन के वर्सन होने में कितना टाइम लगा देगा अंदाजन, या और दूसरी चीजें। तो इन्होंने कहा कि भाई पहले खांसी की जो तुम्हारे साउंड आ रही है वो तशवीशनाक मुझे लग रही है दूर से फोन के ऊपर, तो अच्छा यह है कि इसको दिखा लो जाके। और दूसरी बात यह है कि जितना अर्ली पहुंचोगे उसके इलाज उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर है तो। अच्छा, अब जाहिर है एज मेरे साइड पे नहीं थी, जाहिर है कि आई एम अप्रोचिंग 60। तो मैंने नेक्स्ट डे ही, क्योंकि यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, अच्छा एक बात मैं इसको एक्नॉलेज कर दूं कि गवर्नमेंट ने इंतजाम बहुत अच्छे किए मुस्तकिल। ये आप सऊदी अरब गवर्नमेंट की हाँ बात सॉरी कर रहे सॉरी, हैं? हाँ मैं सऊदी अरब में हूँ, क्योंकि फ्लाइट सस्पेंड हो गई तो मैं जा नहीं सका इन छुट्टियों में, वरना तो हिंदुस्तान में ही होता। तो गवर्नमेंट ने इंतजाम बहुत अच्छे किए थे, और बहुत पहले से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से उसकी एहतियाती तदाबीर, और कि अगर आपको ये सिम्टम्स हों तो आप ये करें, ये सेंटर्स हैं जहाँ पर ये सारी चीजें होंगी। तो मैंने देख के उसी में से एक सेंटर जो मेरे घर से जो सबसे ज्यादा करीब हो सकता था, मैंने वहां जाके रिपोर्ट किया। उन्होंने वो एज पर प्रोटोकॉल स्वैब लिया और एक्सरे और ईसीजी भी कर रहे थे। तो मैंने उनसे खुद ही कहा कि भाई अगर जब पॉजिटिव आ जाए तब लीजिएगा, अभी इसकी क्या जरूरत है। तो उन्होंने सोचा ये नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा ओके, और टेलीफोन नंबर ले लिया, और उन्होंने कहा कि इसका रिजल्ट आपको फोन पे ही पता चलेगा। तो ये समझिए कि ये सैटरडे की बात है जब मैंने वहां रिपोर्ट किया था। संडे को दोपहर में 1-2 बजे के करीब मेरे पास फोन आता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है, और आप एक डेट दी, संडे था, ट्यूसडे को आप रिपोर्ट करें। ट्यूसडे को मैंने रिपोर्ट करा वहीं पर उसी जगह पे। तब उन्होंने एक्सरे किया, ईसीजी किया, ब्लड स्पेसिमेन लिया मुख्तलिफ टेस्ट करने के लिए, और कुछ मेडिसिन दी उन्होंने। जो मेडिसिन मैं ऑलरेडी ले रहा था, जैसे पैरासीटामोल, कफ सिरप, वो कंटिन्यू रखी उन्होंने, डोजेस बढ़ा दी और खासे बढ़ा दिए। यानी मैं बहुत हल्के से ले रहा था, उन्होंने डोज ले ली कि आपको बुखार हो या ना हो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। और 3 दिन बाद फिर उन्होंने बुलाया कि जब तक ब्लड की भी रिपोर्ट आ जाएगी। ईसीजी उन्होंने कहा ठीक है, माइल्ड इन्फेक्शन चेस्ट में है, और एक उन्होंने एजिथ्रोमाइसिन दी, एंटीबायोटिक। खैर 2 दिन बाद या 3, जब भी उन्होंने बुलाया तो मैं फिर गया। उस वक्त तक खासा इंप्रूवमेंट हो चुका था, बुखार नहीं आया। उसके बाद खांसी खासी कम हो गई। तो उन्होंने फिर और बाकी ब्लड वगैरह की रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि आई बीन टोल्ड कि ये माइल्ड इन्फेक्शन था। तो उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो थे वेरी माइल्ड, और काहे का उन्होंने इन्फेक्शन? चेस्ट ये काहे का? चेस्ट चेस्ट? चेस्ट इन्फेक्शन था, लंग्स। उनका कि बहुत ही वेरी माइल्ड इन्फेक्शन था, और ये 3 दिन दवा और खाइए, जब ये दवा खत्म हो जाए और आपको लगे कि रिलीफ हो गया तो समझ लीजिए कि आप ठीक हैं, वरना फिर आइएगा। तो मैं तो ठीक तकरीबन होना शुरू हो गया था और खासा हो गया था, उसके बाद तो बिल्कुल ही ठीक हो गया, एक्सेप्ट कि खांसी सबसाइड होते 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 थोड़ा वक्त लगा। लेकिन एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो थी कि कोविड में जिस तरह की खांसी हुई वो मैंने जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। हालांकि मेरा गला खराब होना कोई मतलब तकरीबन रूटीन से था, हर साल 1-2 बार ये अटैक हो ही जाता था, न जाने क्यों। और जिस तरह की वीकनेस हुई वो भी मैंने कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की। तो मेरा एक्सपीरियंस, और बॉडी एक वगैरह भी हुआ आपको? क्या चीज? बॉडी एक वगैरह भी हुआ, बॉडी बदन में एक दर्द? तो शुरू में ही 1-2 दिन हुआ था, वो भी खाली पैरों के अंदर, पैरों में दर्द था। और उसके बाद तो वो तो वहां रिपोर्ट करने से पहले ही अपने आप चला ही गया था, वो नहीं हुआ। तो बाकी माइल्ड ही रहे होंगे। अच्छा, तो और तब कोई आपकी
स्मेल की का सेंस या टेस्ट कुछ गड़बड़ हुई है आपकी? जी, टेस्ट खाने का खत्म हो गया था बिल्कुल। भूख नहीं लगती थी, एपेटाइट चली गई थी, टेस्ट चला गया था, जो वापस आने में खासा टाइम लगा। और डाइट के स्मेल, बहाने। क्या स्मेल की? स्मेल की कोई प्रॉब्लम नहीं, जी। स्मेल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टेस्ट यकीनन खराब हो गया था। कोई भी चीज खाने को तबीयत नहीं करती, कोई भी चीज खाना जबरदस्ती चूंकि खाना होता था सांस तो फूलती थी, कुछ सांस फूली नहीं, आपकी? वो भी नहीं थी। जो उसके सिम्टम्स होते हैं उसमें ब्रीथलेसनेस बिल्कुल नहीं थी, जी। बिल्कुल भी नहीं। एक चीज जरूर थी कि वीकनेस इतनी ज्यादा थी कि आप अगर फॉर एग्जांपल 10 फीट भी अगर आप चल लें तो ऐसा लगेगा कि एकदम से खांसी फिर से आ रही है, इस तरह की। और एक चीज जो थी, लेटो तो और ज्यादा खांसी आती थी, तो आप सोते भी उस वक्त ऐसे हो कि बस बेड से टेक लगा के बैठ गए, लेट गए आधे तकरीबन, टेक लगा के, और उसी में कभी नींद आ गई, और नींद में कब ज्यादा गहरी नींद हो गई तो उसी में ढुलक गए, तो सो गए। तो मतलब 3-4 दिन तकलीफ के यकीनन गुजरे, लेकिन वो 3-4 ही दिन थे। उसके बाद तो जब इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ तो तेजी के साथ हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि आपकी दुआ से और बहुत बहुत से दोस्त और अजीजों की दुआ से अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल सेहतयाब हूँ इस वक्त। और चलिए, माशाल्लाह, खुदा का शुक्र सारी है। चीजें, तो टोटल ड्यूरेशन आपके मरज का क्या रहा? मेरे ख्याल से टोटल मरज अगर हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने को करें कि सैटरडे को रिपोर्ट किया, तो सैटरडे संडे एंड बाय थर्सडे आई वाज ऑल राइट। थर्सडे या 5 दिन? फ्राइडे के लिए एक 5-6 दिन मान लीजिए अगर उसको। और अगर ये माने कि उससे 2-4 दिन पहले से सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे तो थोड़ा सा और मान लीजिए। लेकिन जब उन्होंने ट्यूसडे को दवा देना शुरू की है तो इम्प्रूवमेंट उसी दिन से शुरू हो गया था। खांसी में बिल्कुल परसेप्टेबल वो था, रिडक्शन कह लीजिए। और बुखार तो उसके बाद आया ही नहीं, यानी ये समझिए कि लेकिन ट्यूसडे। खांसी आपकी काफी दिन रही। खांसी बहुत स्लो हो गई, ये उन्होंने बताया था कि खांसी जाने में वक्त लगेगा, एक आध। कितना वक्त लगा खांसी के जाने में? खांसी जाने में, पूरी तरह से जाने में तो हो सकता है महीना भर लग जाए। जी। पूरी क्योंकि तरह मैं भी आपको फॉलो अप कर रहा था, और मेरे हिसाब से आप 23 दिन तक खांस रहे थे। खांस और अब रेगुलर नहीं था, जैसे आप जोर हाँ, से मतलब, कंटिन्यूअसली बोल लीजिए तो सब खांसी आ जाएगी, इस तरह की चीज है। और दूसरी चीज ये है कि आपका जो वो था, पूरा पिक्चर जो थी वो काफी टिपिकल थी। एक माइल्ड, मतलब ऐसे कोविड इन्फेक्शन की जो कि कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ ज्यादा। क्योंकि होता यही है कि पहले एक आध हफ्ते जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, उसके बाद वो सब सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। हफ्ता 10 दिन तक सिम्टम्स रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे अगर कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है तो सिम्टम्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और यही 3 हफ्ते करीब करीब आदमी गुजर जाता है इससे, अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए हैं। और अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, जैसे चेस्ट में कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, या और प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो फिर बीमारी लंबी चलती है, और जितनी लंबी चलती है उतनी संजीदा होती जाती है। एक चीज और मैं दूसरे, बता दूं, सॉरी बात काट रहा हूँ, एक चीज और बताता हूँ जो रेलिवेंट होगी यहाँ पर, वो ये कि मुझे और दूसरी कोई जैसे कोमॉर्बिडिटी कहते हैं वो कोई चीज नहीं थी। फॉर जी, एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर मेरा बिल्कुल ठीक ठाक था, चेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रेनल प्रॉब्लम कोई नहीं थी, तो डायबिटिक नहीं हूं मैं, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, अब यहाँ पे लेके बड़ी दिलचस्प पैराडॉक्सेस कुछ आते हैं, जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जिक्र जिनका किया जा सकता है। एक तो ये कि आपने जैसे कहा कि कोमॉर्बिडिटी आपको कोई नहीं थी, कोई और बड़ी बीमारी आपको नहीं थी अल्लाह के फजल से। जो एक रिस्क फैक्टर था वो आपका एज का ही था, कि कहते हैं कि 60 के करीब करीब से जो है थोड़ी तशवीश शुरू हो जाती है, वो अपनी जगह है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ, और इंडिया में देखता हूँ, मिडल ईस्ट में देखता हूँ,
तो कुछ ऐसे पैराडॉक्सेस हैं इस बीमारी को लेके जो समझ में नहीं आते। मिसाल के तौर पर यूके में जो बेम कहते हैं जिन लोगों को, यानी ब्लैक एशियन माइनॉरिटी इथनिक पॉपुलेशन, जिसमें हम लोग सब आते हैं, साउथ एशिया के लोग भी, वो खुद बजाते खुद एक रिस्क फैक्टर है। यानी एशियंस में ये कहा जाता है, जो साउथ एशियंस हैं, हम लोगों में कंपेयर टू यूरोपियन पॉपुलेशन, कॉकेशियन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हमारे यहाँ दुगना इंसिडेंस है कोविड के इन्फेक्शन का। यानी हम खुद एक रिस्क फैक्टर हैं। टू बी अ बीएम इज अ रिस्क फैक्टर, जो यहाँ पे रिस्क असेसमेंट होता है उसमें ये कंसीडर किया जाता है। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है, हालांकि वहां पे इंडिया में यही पॉपुलेशन, यानी हमारी पॉपुलेशन, क्लेम तो कम से कम यही है कि वहाँ इन्फेक्शन रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। तो ये अजीब बात है कि वहाँ जिन लोगों का डेथ रेट और इन्फेक्शन रेट कम है, वो जब यहाँ आते हैं तो वो ये जो है उनमें ज्यादा हो जाता है। ये अजीब बात। और मेडिकल साइंस रिजॉल्व नहीं कर पाई इस पैराडॉक्स को। हाँ, नहीं, ऐसे ही कई और पैराडॉक्सेस हैं जो कि इस बीमारी को लेके समझ में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक और पैराडॉक्स है, वो ये कि ये कहा जाता है कि ये डिसीज हाईली कंटेजियस है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम घर में 2 ही लोग थे, मैं और मेरी वाइफ, और या तो असिम्प्टोमेटिक उनको हुआ और वो ठीक हो गई अपने आप, या हुआ ही नहीं। हाँ, नहीं, लेकिन उस तरह की एहतियात घर पे रह के तो नहीं हो पाती। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा, और इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं मेरे ख्याल में। इसके ऊपर काफी, मेरे ख्याल में 13-14 पेपर्स तो हैं इस सब्जेक्ट पे। और ऐसा मालूम होता है कि स्टडीज ये बताती हैं हमें कि जो फैमिली यानी हाउस होल्ड के अंदर इंसिडेंस है वो सिर्फ 20% है। यानी 20% लोगों में ही एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो रही है। हाउस होल्ड इन्फेक्शन जो है वो 20% से कम होता हुआ नजर आता है ऑन एन एवरेज। ये अजीब बात है, ये भी एक पैराडॉक्स है कि ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन तो उन लोगों को होना चाहिए जो करीब रहते हैं। एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि किसको इन्फेक्शन हुआ किसको नहीं हुआ। अब ये कहते हैं कि एशियंस में कुछ इन्नेट इम्यूनिटी होती है क्योंकि वो बहुत सारे अमराज से एक्सपोज रहे होते हैं, तो उनके अब मेरा तो दोनों टेस्ट हुआ, स्वाब टेस्ट भी हुआ और एंटीबॉडी टेस्ट भी हुआ यहाँ पे, क्योंकि मैं हेल्थ वर्कर हूँ। तो मेरे दोनों टेस्ट नेगेटिव हैं, ना तो मुझ में एंटीबॉडी थी और ना अभी तक कोई इन्फेक्शन एक्टिवली था। तो ये बड़ी अजीब बात है कि अगर ऐसा है कि एशियंस में कुछ इम्यूनिटी होती है या नहीं होती है, तो फिर ऐसा क्यों है कि हम लोग, कई चीजें ऐसी हैं जो कि अभी इस बीमारी के बारे में समझ में नहीं आ, तो सवालों के जवाब आने हैं, सवालों के जवाब आने हैं। दूसरे एक ये हुआ कि साहब क्या ये एयरबॉर्न है कि नहीं है, इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चली। तो इसका भी कोई वैसा जवाब ठोस तो नहीं है, लेकिन एक मैंने वो देखा था, हमारे सीनियर थे एक डॉक्टर शाहिद जमील, उनका एक इंटरव्यू करण थापर ने किया था, वो देखने लायक है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया था इस सवाल को कि उनका डॉक्टर शाहिद जमील का तारुफ करा दीजिए कि वो बाय प्रोफेशन। डॉक्टर शाहिद जमील इंडिया के प्रोमिनेंट वायरोलॉजिस्ट हैं। उनका जो इंटरव्यू था वो कोविड-19 के सिलसिले में था, और उन्होंने ये कहा था कि जो इन्फेक्शन फैलता है उसकी बहुत डिपेंडेंस होती है, जिसे कहते हैं कि कितना हैवी एक्सपोजर हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो एक्सपोजर है अगर वो वाकई हैवी है और फॉर परसिस्टेंट टाइम है के लिए हुआ है तो चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये कहना कि वो हवा से हो जाता है, वो हो सकता, उसकी कोई एविडेंस नजर नहीं आती। बहरहाल तो ये सब चीजें हैं। अब मामला यहाँ पे आता है कि
अब इस बीमारी का सबसे खुशी की बात तो यह है कि आप जो है माशाअल्लाह बिल्कुल सही सलामत निकल आए हैं इस जंग से। अब मैं ये हो एक सॉरी बात काट रहा हूँ, एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, और जी आई शुड एक्नॉलेज दैट, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा फील किया उसकी वजह से, कि जी जब मुझे पॉजिटिव आया तो उसके बाद से लेकर, और जब मैं ठीक हो गया उसके बाद भी 6 दिन तक कम से कम मिनिस्ट्री जी। ऑफ हेल्थ के यहाँ से रोजाना मेरे पास फोन आता था, किसी ना किसी वाह, ये के बड़ी बात है। खैरियत पूछने के लिए, हाउ यू आर फीलिंग नाउ, आप क्या कर रहे हो, मतलब किस तरह हुआ, ये सब तो शुरू में पूछा था उन्होंने। और उसके बाद जब ये हुआ कि आप बिल्कुल ठीक हो गए तो माशाल्लाह, और वो कह के उसके बाद फिर नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा, इट वॉज ए गुड जेस्चर। नहीं, और ये ये भी बहुत नहीं कि अच्छी बात ऑटोमेटिक है। आंसर मशीन से आ रहा हो कोई मैसेज, वो बाकायदा कोई पर्सन पहले ये पूछ के कि किस लैंग्वेज में कन्वर्स कर सकते हैं आप, अरबिक में या इंग्लिश और में। हाँ, तो ये ये मुझे बहुत बहुत अच्छी अच्छा लगा और हिम्मत ये बढ़ाने वाली बात है। हाँ नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, और और इससे ये एक भी चीज पता और एक चीज और है। और वो ये कि जब मैं इसी चीज को कंपेयर करता हूँ जो इंडिया के हालात सुनने में आते हैं, उस पे जी देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, या जो अजीज वकारिब हैं, दोस्त लोग हैं, उनसे फोन पे बात होती है, तो वहां जिस तरह की सोसाइटल रिस्पांस या टू सम एक्सटेंट ऑफिशियल रिस्पांस भी होती है, जिसमें पुलिस भी शामिल है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, तो ऐसा लगता है कि वो आदमी जिसको ये बीमारी लाहक हो गई है, ये कोई स्टिग्मा है जो उसके साथ अटैच हो गया है, उनके फैमिली जी। वालों को भी डर लगता है कि अब उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, पूरा मोहल्ला बंद कर दिया जाता है, यहाँ इस तरह की कोई चीज नहीं है। तो जी, ये बात ऐसा भी लगा जैसे ये आपने कोई नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार मुझे हुआ और उसका इलाज कराया और ठीक ठाक होके आ गए, मुझे ऐसा ही लगा, जहां तक उसका ये मैनेजमेंट का सवाल है। ये बड़ी अच्छी बात है, और ये हमको इससे ये अंदाजा होता है कि सिस्टम जो है वो बहरहाल काम कर रहा है वहाँ, और अच्छी तरह काम कर रहा है। और यही बात है कि जहाँ जहाँ सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है वहाँ ये बीमारी कंट्रोल में भी आ रही है। इंडिया में जैसे आपने अभी बताया कि बहुत मसले दूसरी तरीके के हैं, और वहाँ ब्लेम करने का कल्चर काफी राइप हो रहा है, जो कि अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इंडिया में इतना मेडिकल एक्सपर्टाइज है, इतना रिसर्च भी इंडिया में होता है। अगर मैं आप देखें तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स ने बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन भी दिए हैं। खासतौर से मैं देखता हूँ वेलोर से, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर से कुछ लोग हैं जिन्होंने टॉक्स दिए हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, और बहुत ही एजुकेटिव टॉक्स दिए हैं, बहुत बैलेंस्ड। लेकिन मुझे मालूम नहीं गवर्नमेंट कितना उन लोगों की बातों को सुनती है। लेकिन ये खाली हिंदुस्तान में नहीं है, ये ब्लेम कल्चर हर जगह हो रहा है। अलग अलग तरीके से जो है बीमारी का सामना करने के बजाय बीमारी का ब्लेम मुख्तलिफ कम्युनिटीज पे डाला जा रहा है। हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ यूके में, उन्होंने एक फिल्म बनाई है, मैं रिकमेंड करूंगा नाजरीन और आप भी उसे देखें। अभी उसका 29 को शायद लॉन्च होगी, उसका नाम है कोविड-19 ब्लेम गेम। ये तो बहुत ही कोविड रेलिवेंट है, 19 बहुत ब्लेम गेम, रेलिवेंट है। मैं उसका लिंक आप लोगों को भेजूंगा। उन्होंने ये कवर किया है उस फिल्म में कि किस तरीके से मुख्तलिफ सोसाइटीज में बजाय कोविड-19 का सामना करने के गवर्नमेंट्स ने लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज को ब्लेम करके अपने आप को इस बीमारी की जिम्मेदारी से बचाने की कोशिश की है। खैर वो तो एक जगह है। अब सवाल ये उठता है, जो हम अगर शायद वक्त हो तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि अब हम यहाँ से जाएंगे कहाँ, एग्जैक्टली। बीमारी आगे कहाँ जाएगी और इसका होना क्या है। अच्छा, ये सवाल है जो जाहिर है हमेशा ज़ेर बहस रहता है, और किसी भी बीमारी की तरह जो कि अभी अभी मंजर आम पे आई है, कुछ प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है कि दो तीन सिनेरियोज हैं जो हो सकते हैं। एक तो जाहिर है हमें सबको इंतजार इसका करना है कि कोई इसकी सक्सेसफुल वैक्सीन बन जाए।
और अगर वैक्सीन बन जाती है तो वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करेंगी सारी पॉपुलेशन का की, और उसके जो हैं बहुत ही खुशगवार नतायज होंगे। और इसमें कुछ हैं वैक्सीन जो कि लगता है, जिनसे कि उम्मीद लगती है। ऑक्सफोर्ड यहाँ की एक जो रिसर्च जो ऑक्सफोर्ड में हो रही है वो बड़ी पॉजिटिव और प्रॉमिसिंग लगती है, और उम्मीद है कि वो लोग कामयाब होंगे और वैक्सीन हिंदुस्तान में उसका ह्यूमन ट्रायल शायद शुरू हो रहा है। हाँ, हिंदुस्तान से कुछ कोलैबोरेशन है उस ग्रुप का। पुणे बेस्ड कंपनी है, पुणे बेस्ड कंपनी है, उससे कोलैबोरेशन है। और उसका ह्यूमन ट्रायल किया उसमें इंडिया में भी हो, शायद शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है आजकल। और रशिया ने तो एक वैक्सीन बना ली है और वो क्लेम करते हैं वो इफेक्टिव है। तो कहते हैं कि प्यूटिन की डॉटर को भी उसमें दी गई है वो, तो उससे वो अपनी सेफ्टी बताते हैं, लेकिन वो शायद बहुत ही उसके ट्रायल्स बहुत कम हुए हैं और अभी देखना है। इसी तरीके से चाइना में, मेरे ख्याल से रशियन और चाइना भी क्लेम कर रहा है कि उन्होंने भी बना ली है। चाइना पाकिस्तान में कुछ लोगों को दी जा रही है, पाकिस्तान में कुछ लोगों को दी जा रही है जी। तो ये वैक्सीन है और कई वैक्सीन आएंगी, अब देखते हैं उनमें से कितनी कामयाब होती हैं। पता तो तभी चलेगा जब ह्यूमन ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे, कुछ दिन यूज। लेकिन एक बात आप बताइए, क्योंकि आप मेडिकल जर्नल्स के टच में रहते हैं, जो रशिया की ने जो उनका जो दावा है कि उन्होंने बना ली या चाइना ने बना ली, तो ये मेडिकल जर्नल्स में रिपोर्ट हुई है बाकायदा? जो कोई भी डिस्कवरी होती है मेडिकल साइंस में जो प्रॉपरली होती है, ताकि वो स्क्रूटनी हो सके उसकी एकेडमिक कम्युनिटी में या साइंटिफिक कम्युनिटी। जी बिल्कुल होती है, लेकिन अभी ये जो रशिया वाली है जैसे वैक्सीन, मेरे ख्याल में यूरोप में कम से कम उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी सस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि जो आम जो वो टेस्ट्स होते हैं वैक्सीन के सेफ्टी के, वो यहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से शायद उसने अभी पास नहीं किए हैं। तो देखना है आगे चल के क्या होता है। अच्छा, ये मान के चलें कि इस वैक्सीन को सक्सेसफुली लॉन्च होने में और उसको एक आम आदमी के लिए एक्सेसिबल होने में, अगर ये मान के चलें कि अगले 6 महीने से लेकर साल भर और लग जाएगा, तो ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा? क्योंकि जाहिर है वैसे तो कम हो गए। बात कर रहे हैं आप? जो फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड बना रहा है या जो भी जिसको आप रिलायबल मानेंगे, उन टेस्ट हर कंट्री में जो वैक्सीन के मार्केट में आने के स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग हैं। वो हर एक कंट्री का अपना मेयार होता है, अपने उनके क्राइटेरिया होते हैं, जिसके बाद और अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिनसे गुजरने के बाद ही कंट्री की जो अथॉरिटीज हैं वो ये कहते हैं कि अब ये वैक्सीन इस लायक है कि वो आदमियों को लोगों को दी जा सके। तो वो रशिया कुछ होगा, यूरोप का कुछ है, ब्रिटानिया का कुछ है, तो अमेरिका का कुछ और है। तो बरतानिया में अभी जो रिजल्ट्स हैं ऑक्सफोर्ड के वो बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन ना तो वो ये बता रहे हैं कि एग्जैक्ट डेट क्या होगी उसके आने की। जब वो ही नहीं बता रहे हैं तो मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन अंदाजा लोगों का ये है कि मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक वो अवेलेबल होने की उम्मीद है। That means more than 12 months. हाँ, ऐसा कयास है। लेकिन एक चीज वो उसमें शायद हम लोगों का बायस भी हो सकता है, लेकिन एक चीज जो हम समझते हैं वो ये है कि जो ऑक्सफोर्ड से अगर वैक्सीन आएगी तो उसकी रिलायबिलिटी काफी होगी, और जाहिर फाइनली वो कितनी इफेक्टिव है वो तो तभी पता चलेगा जब वो यूज करी जा चुकी हो। तो ये है, तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि इसका फ्यूचर क्या है। तो एक तो ये है कि इसकी वैक्सीन बन जाए। सॉरी बात कर रहा हूँ, एक चीज पे और जरा आप रोशनी डालें। जैसे मुख्तलिफ कंट्रीज के डेटा हैं जो मैं भी रोज देखता हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। जैसे यूके है आपका, उसमें यह है कि बतदरीज कम होते गए। इधर कुछ दिनों से देख रहे हैं कि थोड़े से फिर बढ़े हुए लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हर जगह हुआ है। इंडिया जरूर अभी उसमें है, अच्छे खासे रोजाना केसेस निकल रहे हैं। तो
बगैर किसी वैक्सीन के या इसी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कह लीजिए, इसके साथ भी उसका इंसिडेंस तो कम ही हुआ है, ये तो मानेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि बगैर वैक्सीन के भी अपने आप ये जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ये डेवलप हो जाए? मैं वहीं पे आ रहा था। तो देखिए, एक तो ये है कि वैक्सीन डेवलप हो जाए, दूसरी सूरत ये है कि जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, कुछ लोग उसमें यकीन रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हर्ड इम्यूनिटी चीज तो होती है। तो वो है कि साहब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और मरज जो है फिर आगे बढ़ ना पाए। तीसरे ये है कि जो वायरस है वो म्यूटेट कर जाए, यानी ऐसा तब्दील हो जाए कि वो आदमी को इन्फेक्ट करने के काबिल ही ना रहे। तो ये 3 सिनेरियो हैं। एक चौथा ये है कि मर्ज रहे और बार बार आता रहे, जिसका लोग कह रहे हैं अब ये होगा कि इट्स नॉट गोइंग टू गो, इट विल बी देयर एंड इट विल कम, ईयरली आता रहेगा। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर वैक्सीन डेवलप हो गई होगी तो लोग, जैसे फ्लू है, अब फ्लू है, फ्लू वायरस है, वो आता रहता है, जैसे लेकिन हिंदुस्तान की देसी भाषा में कहते देखा जाएगा जब आएगा, वो स्टेज आ जाए, हाँ हाँ, पॉपुलेशन डरना बंद कर दे उससे। हाँ, कुछ ऐसा। हाँ, पॉपुलेशन कुछ इम्यूनिटी डेवलप कर ले, कुछ वैक्सीन डेवलप हो जाए, मरज हर साल आता भी रहे तो वो इस तरीके की डैमेज ना कर पाए जैसा कि अब करता रहा है। तो ये सब सिनेरियो हैं जो हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इतना फैटल रहेगा या इतना, इसके चांसेस कम हैं। ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसके चांसेस भी कम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है कि खत्म हो गया हो, कोई ना हुआ हो। ये ना एग्जाम्पल तो उसी का है, वो स्पेनिश फ्लू जो था लेकिन 1913 वगैरह में लेकिन कब डॉक्टर आया था इलाल, और 18 सॉरी तक वो बात खत्म फिर हो काट रहा हूँ, स्पेनिश फ्लू में जितनी फैटेलिटीज थी वो शायद ज्यादा थी इसके मुकाबले में, जबकि उस वक्त प्रोपोर्शनली। मुझे इस वक्त ऑफ द हैंड एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है नहीं, प्रोपोर्शनेटली मैं ज्यादा इसलिए रही। कह रहा हूँ, कि उसको उस स्पेनिश फ्लू एपिडेमिक को यूज किया है इकोनॉमिस्ट ने अपने डेटाज में। तो हिंदुस्तान में जैसे इलाके में था, खासतौर से वेस्टर्न इंडिया में, तो जी साइजेबल पॉपुलेशन लिखा है कि जी 25% और सो दैट जी जी पेरिश्ड। जी जी, हाँ, महाराष्ट्र तो इस वगैरह वक्त के इलाके महाराष्ट्र, में हाँ। बहुत। जी जी। और अच्छा, ये भी बात मानी जा सकती है उस वक्त हेल्थ सिस्टम और वो सारी चीजें उतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उनका इतना ज्यादा जैसे कहते हैं मूवमेंट भी उतना ज्यादा नहीं था। अगर एक जगह हो गया तो वो आज यहाँ, कल को बंबई में, परसों लंदन में, इतना मूवमेंट भी नहीं था उस वक्त आबादी का। नहीं नहीं, बहुत मैं सारा कंपैरिजन तो जरूरी नहीं है, क्योंकि मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक दूसरी सबसे बड़ी बात थी, कम्युनिकेशन ऐसा नहीं था। हेल्थ सिस्टम बहुत वेरिड थे, कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, रिकॉर्ड कीपिंग ऐसी नहीं थी। तो वो बहुत जेन्युइन कंपैरिजन किया नहीं जा सकता। अब आजकल तो ये है कि रिकॉर्ड कीपिंग कई मुल्कों में तो बहुत जबरदस्त है। कोई केस छूट जाए ये मुश्किल है, कई ममालिक में बहुत। अब इंडिया में कहा जा रहा है, बल्कि आज ही मैं देख रहा था कुछ रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि वहां पे बहुत अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। तो जो एक्चुअल फेटेलिटी रेट है वहां पे, वो कहते हैं कि उसको फैक्टर ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए टू गेट नहीं, क्लोजर लेकिन टू। डॉक्टर हिलाल, एक बात है जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा। हो सकता है कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होता है, खासतौर से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, कि एक नेगेटिव न्यूज को सप्रेस करें। लेकिन अगर फैटेलिटी बहुत ज्यादा होती है और इतनी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है कि मल्टीप्लाइड बाई 5 आपको करना पड़े, तो ये डेटा उन कंट्रीज में कहीं ना कहीं से आ जाएगा। जैसे आप मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने गाँव में बात करता हूँ या और दोस्तों के, तो अगर मास डेथ्स हो रही होती तो वो कहीं ना कहीं से आ जाती। हाँ, सही कह रहे हैं। यही एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है इस थ्योरी के खिलाफ, कि भाई अगर इतनी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं तो फिर पता क्यों नहीं चल रहा। लेकिन उनका कहना ये है, जो राइटर्स हैं इस थ्योरी के, कि वो ये रहा है कि वो डेथ्स जो हैं वो दूसरे नामों से रजिस्टर हो रही हैं। और उनका कहना ये भी है कि बहुत सारी डेथ्स तो इंडिया में नॉर्मली नहीं रजिस्टर होती हैं, तो वो सब चीजों को फैक्टर लेते हुए ही उन्होंने ये 5 का फैक्टर निकाला है। बहरहाल ये सब कंट्रोवर्शियल बहरहाल चीजें इसको जरूर है, वो है मगर मतलब। हकीकत ये है कि किसी को कुछ नहीं मालूम है। खास तौर से
उन इलाकों में जहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग और डेटा ठीक नहीं है, किसी को नहीं मालूम है कि एक्चुअली असल में क्या हो रहा है और क्या होना है और क्या सबसे अच्छे तरीके हो सकते हैं बेटर आउटकम के। ये सब चीजें डेवलप हो रही हैं और वक्त के साथ डेवलप होंगी। क्योंकि क्या मैं जितनी अमवात जो है वो कोविड से दिखाई जा रही हैं और जितनी हो रही हैं, मेरे ख्याल से उतने तो और दूसरी बीमारियों से, ट्यूबरक्लोसिस और उतने भी लोग मरते होंगे हिंदुस्तान हाँ, में वो भी। सारी चीजें हैं कि क्या कई जो ये शुरू में ये आर्ग्यूमेंट बहुत चला था कि भाई तुम कह रहे हो कि इतने इतने तो मर जाते हैं यूं भी फ्लू से और इससे उससे, लेकिन वो सब चीजें नहीं, जैसे यूके में ही ये प्रिडिक्ट किया गया था कि 500,000 पॉपुलेशन मर जाएगी, डेथ हो जाएगी, 500,000 पॉपुलेशन। उसके हिसाब से तो बहुत भी कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं, वो डिफरेंट प्रेडिक्शंस थे। जब शुरू हुआ है तो ये कहा जा रहा था कि अगर हम एहतियात बरतेंगे तो 20,000 से कम फैटलिटीज होंगी और अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो कितना 44,000 कुछ होंगी। इसलिए हमें एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन वो तो एहतियात बरत के भी जो है वो ऊपर चला गया फिगर उससे। नहीं, अगर कुछ नहीं करेंगे तो इस फिगर जो आई थी, एक वायरोलॉजिस्ट थे, उसके कौन सा लंदन स्कूल कुछ समथिंग, ये 500,000 पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, 5 लाख। अच्छा, वो हाँ, और यूके के लिए, और सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो प्रोजेक्ट किए गए थे, जो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, वो तो 2 मिलियन कर रहे थे, हाँ। जो कि तो डेफिनेटली ओवर एस्टिमेट थे। नहीं तो वहाँ इंडिया के लिए भी जो मॉडल्स हैं वो काफी हाई प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उतने तो बोथ अब तक नहीं हुए। इन्फेक्शन और मोर्टालिटी दोनों। लेकिन क्योंकि उतने भी तक नहीं हुए हैं, लेकिन ये भी है दैट इज व्हाई द अंडर रिपोर्टिंग बिकम्स रेलेवेंट, यू नो, कि वेदर इट इज बीइंग रिपोर्टेड प्रॉपर्ली। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया में अभी खत्म नहीं हुआ है मामला। इंडिया में तो अभी सिर्फ जो आपको तस्वीर आ रही है वो बड़े बड़े सिटीज की आ रही है। अभी गांव में तो अब शुरू हो रहा है, ये भी हो सकता है। एंड दैट इज वरीइंग। तो बहरहाल मेरे ख्याल में आज की गुफ्तगू को यहाँ पे रोक देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बहुत लंबी गुफ्तगू हो और हमारे जो सामीन और नाजरीन हैं वो उसको हजम ना कर पाए। मेरे ख्याल में यहाँ पे हम आज के और प्रोग्राम का इख्तिताम शुक्रिया। करते हैं। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और बल्कि उम्मीद आप करता हूँ कि बल्कि आप शुक्रिया नाजरीन बल्कि आप शुक्रिया करने की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए, आपका शुक्रिया अदा करने की। बहुत खासतौर शुक्रिया। से आपकी इल्यूमिनेटिंग ये कि खासी बातें नई मालूम हुई और नाजरीन को भी यकीनन पसंद आएंगी। और अच्छा, ज़रूरी होता है कि वो ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी चीज़ को कोप करने में। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं एक एक चीज कहते हैं जो हम लोग नहीं कहते हैं, हम ये भी यूट्यूब पे जाएगा, तो जिन लोगों को पसंद आए वो इसको सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना। और इसको लाइक करें अगर उन्हें पसंद आए। उससे जो है थोड़ा हौसला अफजाई होती है प्रोग्राम बनाने वालों की, और जिन लोगों को प्रोग्राम पहुंचता है वो भी फायदा उठाते हैं। बहुत बहुत और शुक्रिया। इससे मुताल्लिक कोई क्लैरिफिकेशन सीख करना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उनको उसका बिल्कुल, जवाब दिया जाए। बेशक बेशक। अच्छा, खुदा हाफिज। तो नाजरीन, मेरी तरफ से भी शुक्रिया।